कि भारतीय कानून में नागरिकता क्या है? कि नागरिकता के बारे में सिर्फ केंद्र सरकार को अधिकार हैं। कोई 1 लाख लोगों में एक व्यक्ति अपराध करता है और हम 1 लाख लोगों को हम कानूनी संकट में डाल देते हैं। एक सरकार द्वारा जारी दस्तावेज होने के बाद भी नागरिकता का प्रश्न क्यों उठता है? एक दस्तावेज है जो केंद्र सरकार जारी करती है और एक दूसरे दस्तावेज हैं जो राज्य सरकार जारी करते हैं। भारत में नागरिकता प्राप्त करने के कौन कौन से तरीके हैं? ये कि जैसे जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, जो प्राकृतिकीकरण के अनुसार। आधार कार्ड तो आज लगभग हर भारतीय के पास है। तो आधार को जल्दबाजी में लागू किया गया और आधार में 3 दिक्कतें थीं और फर्जी आधार कार्ड बनने के भी बहुत सारे मामले आए। नमस्ते, मैं अभिनय आकाश, आप देख रहे हैं नो फिल्टर। ट्रेन में टीसी की ओर से या एयरपोर्ट पर सीआरपीएफ की ओर से या किसी लाइन में जब हमसे आईडी मांगी जाती है तो क्या करते हैं? झट से आधार कार्ड निकाल लेते हैं, या अगर पर्स में पहले से वोटर आईडी रखी हुई मिल गई तो उससे भी काम चल ही जाता है। कुछ लोग पैन दिखा देते हैं, डीएल ड्राइविंग लाइसेंस दिखा दिया, तब तो कोई कुछ बोल ही नहीं सकता। मीडिया वाले अक्सर भूलवश अपना प्रेस आईडी ही दिखा दिया करते हैं, लेकिन बाई चांस अगर बैग से पासपोर्ट निकाल के आपने दिखा दिया तब तो सामने वाली कुर्सी ही छोड़ दे, भाई साहब फुल इज्जत। लेकिन इन दिनों खबर आई कि आपका पासपोर्ट आपकी नागरिकता का प्रमाण नहीं है। मतलब कल को कोई और आपका दरवाजा खटखटा के पूछ ले कि भारत के ही हो या बाहर से आए हो, नागरिकता साबित करो अपनी, तो कागज कौन सा दिखाएंगे? आधार कार्ड माने नहीं, राशन कार्ड माने नहीं, डीएल नहीं चलेगा। पासपोर्ट भी दिखाएंगे तो वह भी नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं। कि हम भारत के ही नागरिक हैं ये साबित करने के लिए कौन सा कागज दिखाएं? एक आम नागरिक के मन में पहचान और नागरिकता को लेकर कई ऐसे अनसुलझे सवाल हैं जिनका जवाब हर कोई जानना चाहता है। कागजात तो बहुत हैं, लेकिन कानून की नज़र में असली दस्तावेज कौन सा है? इसी भ्रम को दूर करने और कानून की बारीकियों को आसान भाषा में समझने के लिए आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान हैं, अधिवक्ता और जाने माने कानूनी विशेषज्ञ विराग गुप्ता सर। सर, आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। पहले जी, थैंक यू। सर, सबसे पहले यही समझना चाहेंगे कि भारतीय कानून में नागरिकता क्या है? क्या ये कोई दस्तावेज है या एक कानूनी स्थिति? देखिए, संविधान में नागरिकता के बारे में जो प्रावधान दिए गए हैं उसमें 2 बातें हैं। पहली बात यह है कि नागरिकता के बारे में सिर्फ केंद्र सरकार को अधिकार हैं और दूसरी बात यह है कि नागरिकता के 3 फेजेज़ हैं। जब संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, उस समय जो लोग वहाँ भारत में रहते थे उन्हें नागरिक माना गया। फिर 26 जनवरी 1950 से लेकर के और 1987 तक का एक काल है जिसमें कि जो लोग भारत में पैदा हुए और उनमें से अगर एक का कोई माता पिता भारतीय है तो उनको नागरिकता मिलेगी। फिर 87 से 2004 के बाद का एक काल है और उसका 2004 के बाद का समय है जिसमें कि मुख्य तरीके की समस्या है और उसमें एक ये प्रावधान कर दिया गया है कि अगर भारत में कोई व्यक्ति पैदा हुआ हो और अगर उसमें से एक व्यक्ति भारतीय नागरिक है, उसका जो पेरेंट है, और अगर दूसरा पेरेंट माता या पिता कोई अवैध प्रवासी हैं तो वो भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। तो इस पूरी जो 2004 के बाद का जो संकट है उसकी वजह से नागरिकता के बारे में और पासपोर्ट के बारे में अलग अलग तरीके की कानूनी विसंगतियां पैदा हो रही हैं और जिसकी वजह से आज़ादी के हम 80 साल बाद और संविधान लागू होने के 76 साल बाद जो प्रस्तावना में लिखा गया है कि भारत के जो लोग हैं और संविधान भारत के लोगों के लिए है और उन लोगों की एक आइडेंटिटी क्राइसिस हो गई है। और इसमें मुझे संजीव सान्याल जो बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं, प्रधानमंत्री की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर हैं, उन्होंने एक बार बोला था कि कोई 1 लाख लोगों में एक व्यक्ति अपराध करता है और हम 1 लाख लोगों को हम कानूनी संकट में डाल देते हैं। इसी तरीके से हो सकता है कि कुछ लोगों के पासपोर्ट गलत हों, फर्जी हों, लेकिन सिर्फ उन विसंगतियों की वजह से हमें पूरी पासपोर्ट की व्यवस्था पर या नागरिकता की व्यवस्था पर सवाल खड़े नहीं करने चाहिए। सर, आम आदमी के लिए सबसे बड़ी समस्या यही है कि सरकार द्वारा जारी दस्तावेज होने के बाद भी नागरिकता का प्रश्न क्यों उठता रहता है? नहीं, देखो, जो दस्तावेज हैं 2 तरह के दस्तावेज हैं। एक दस्तावेज है जो केंद्र सरकार जारी करती है और एक दूसरे दस्तावेज हैं जो राज्य सरकार जारी करते हैं। अब दस्तावेज 4 तरह के होते हैं। एक जो आपकी आइडेंटिटी को बताते हैं कि भाई ये व्यक्ति है और इसी का कागज़ है।
दूसरा है कि जो आपके बर्थ को बताते हैं कि आपकी पैदाइश कब की हुई है, ये दूसरा है। तीसरा, जो आपके पते को दिखाते हैं कि आपका एड्रेस सही है कि नहीं सही है। और चौथा, जो आपकी सारी चीज़ों को पुष्ट करते हुए नागरिकता को भी दिखाते हैं। अब चूंकि नागरिकता केंद्र सरकार का विषय है और केंद्र सरकार मोटे तौर पे 3 तरीके के दस्तावेज जारी करती है। एक पैन कार्ड जो इनकम टैक्स के लिए है, लेकिन वो इनकम टैक्स के पर्पज़ से वो एक उसकी मान्यता है, लेकिन वो भारत में ज़रूरी नहीं है कि नागरिकता को पुष्ट करता हो। दूसरा, आधार कार्ड। आधार कार्ड के कानून में ही विसंगति थी और आधार कार्ड भारत में रहने वाले सभी लोगों को दिया गया, वो नागरिक हों या नहीं हों। इसलिए आधार कार्ड सिर्फ भारत में रहने का एक दस्तावेज है, न ही वो पते की पुष्टि करता है, ना ही नागरिकता की पुष्टि करता है। हाँ, एक आइडेंटिटी की पुष्टि करता है कि इस व्यक्ति का ये कागज़ है। तीसरा आता है पासपोर्ट। तो जो पासपोर्ट है, पासपोर्ट में 2 बातें हैं। पहला कि यह सिर्फ भारत के नागरिकों को ही दिया जाता है। दूसरा, अगर कोई गैर नागरिक भारत का वो भारत का पासपोर्ट लेना चाहता है तो केंद्र सरकार यानी गृह मंत्रालय उसको पासपोर्ट दे सकती है। तो इसका मतलब ये इम्प्लाइड है, क्योंकि अभी जो बहस चल रही है, बहस ये चल रही है कि ट्रेवल डॉक्यूमेंट है। निश्चित तौर पर हर डॉक्यूमेंट का एक उद्देश्य होता है, उस उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए भारत के नागरिकों को ही पासपोर्ट दिया जा सकता है। और अगर कोई फर्जी कागज़ है तो फर्जी कागज़ तो कोई भी बना सकता है। वो सुप्रीम कोर्ट ने SIR के समय में कहा था कि सिर्फ फर्जी कागज़ अगर कोई भी बन सकता है तो वो फर्जी कागज़ की तो कानूनी वैधता ही नहीं है। अब आते हैं राज्य सरकारों का। तो राज्य सरकार कई तरह के दस्तावेज इशू करते हैं, जैसे स्थानीय निकाय बर्थ सर्टिफिकेट इशू करते हैं, राज्य ड्राइविंग लाइसेंस इशू करते हैं, राशन कार्ड इशू करते हैं, या लोगों के एकेडमिक सर्टिफिकेट्स होते हैं, या जो डिफरेंट स्कीम्स होते हैं उनके सर्टिफिकेट्स होते हैं। और कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो सर्वाधिक संख्या में हैं, वो वोटर कार्ड में नाम है, जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर के इशू करते हैं। जहाँ पर मैंने बोला था कि आधार कार्ड और पैन कार्ड, पासपोर्ट, और चौथा है वोटर कार्ड, जो कि केंद्र सरकार की तरफ से जारी होता है, लेकिन राज्य सरकार की एजेंसियाँ उसमें रहती हैं। तो पासपोर्ट और वोटर, ये 2 ऐसे कार्ड हैं जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की एजेंसियां शामिल होती हैं, और इसकी वजह से ये दोनों दस्तावेज भारत में नागरिकता के अधिकृत दस्तावेज माने जा सकते हैं। सर, आपने नागरिकता दस्तावेज को लेकर कई बार अपने आर्टिकल्स में लिखा भी है। क्या आज के समय में भारत को एक निश्चित सिटीजनशिप डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है? देखिए, ये बात बहुत सालों से चल रही है और इसके लिए एक नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर की बात हुई, एक NRC की बात हुई, लेकिन इसमें समस्या ये है कि 140 करोड़ से ज़्यादा लोगों के देश में हम ऑलरेडी SIR में लगभग भारत में 97 करोड़ लोगों का नाम वोटर लिस्ट में है। और जिस तरीके से राज्यों में पूरा प्रशासन वोटर लिस्ट को ठीक करने में लगा हुआ है, 10% लोग SIR की पद्धति से बाहर हो रहे हैं। तो अगर हम सिटीजनशिप डॉक्यूमेंट को बनाने को जाएंगे तो इसमें खरबों रुपए का खर्च है, वो छोटी बात है। इसमें सालों लगेंगे, ये छोटी बात है। उसमें सबसे बड़ी दिक्कत है कि जिन लोगों की सिटीजनशिप प्रूव नहीं होती है तो उनको हम क्या करेंगे। जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट का कल का जजमेंट है, जिसमें उन्होंने 27 लोगों की नागरिकता से संबंधित जो मामले में उन्होंने कहा है कि ये बड़ा ही एक फेयर और एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का इस्तेमाल होना चाहिए। दूसरी बात, अभी एक संसद में जवाब दिया गया, आसाम में भी अभी बात आई है कि जिन लोगों का नाम बाहर निकल गया है तो क्या उनको हमने भारत से बाहर भेज दिया है। मुश्किल से 100, 200, 300 लोग हैं जो कि हम उनको भारत से बाहर वापस बांग्लादेश या पड़ोसी देशों में भेज पाए हैं। तो हर प्रयास का एक उद्देश्य होना चाहिए कि अगर हम नागरिकता का दस्तावेज दें तो उसके बाद हमको फ़ायदा क्या होगा, जो हमारा एक उसका हमारे प्रयास हैं। तो मुझे लग रहा है इससे विभाजन ज़्यादा होगा, इससे अराजकता बढ़ेगी और अंत में हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है, राजनीतिक व्यवस्था है, संवैधानिक व्यवस्था है, उसमें किसी तरीके का कोई बदलाव नहीं आएगा। जी सर, आपने अपने लेखों में आइडेंटिटी और सिटीजनशिप के बीच अंतर पर कई बार जोर दिया है। आम नागरिक इसे सरल भाषा में कैसे समझ सकता है?
देखिए, आइडेंटिटी ऐसे है कि भारत में अगर पुलिस किसी की चेकिंग कर रही है और विदेशी व्यक्ति है और विदेशी व्यक्ति के पास विदेशी पासपोर्ट है, तो वो अपनी आइडेंटिटी बता सकता है कि देखिए मैं हूँ, ये मेरा पासपोर्ट है, तो उसका आइडेंटिटी कार्ड है। या कोई सरकारी अधिकारी है, वो अपना कार्ड दिखाता है, वो आइडेंटिटी कार्ड है। या कोई व्यक्ति आधार कार्ड दिखाता है, ड्राइविंग लाइसेंस दिखाता है, वो आइडेंटिटी कार्ड है और उसका उद्देश्य अलग हो सकता है। लेकिन जो सिटीजनशिप है, तो सिटीजनशिप को अगर हम संविधान के हिसाब से देखें तो चाहे संविधान में आर्टिकल 5 से संबंधित प्रावधान हो या वोटर लिस्ट से संबंधित आर्टिकल 326 के प्रावधान हो, तो वोटर लिस्ट में नाम और पासपोर्ट में नाम ये इम्प्लाइड है कि सिर्फ नागरिकों को ही नाम वोटर लिस्ट में आ सकता है और भारत के नागरिकों को ही पासपोर्ट मिल सकता है। इसलिए पासपोर्ट हमारी आइडेंटिटी का भी प्रमाण है, हमारी नागरिकता का भी प्रमाण है। हाँ, जो कुतर्क किया जा रहा है कि पासपोर्ट नागरिकता का अंतिम प्रमाण नहीं है, लेकिन अंतिम प्रमाण नहीं है, लेकिन पासपोर्ट उसके बावजूद भी हमारी नागरिकता का प्रमाण है, क्योंकि एक भी ऐसा मामला सामने नहीं आया कि गैर नागरिक को पासपोर्ट मिला हो और उसको पासपोर्ट की मान्यता हो। तो पासपोर्ट दो तरीके से गलत हो सकता है। पहला कि किसी गलत व्यक्ति को पासपोर्ट दे दिया गया हो और अगर पता चल जाएगा जो नागरिक नहीं है उसको रद्द हो जाएगा। दूसरा, फर्जी तरीके से पासपोर्ट लिया गया है, तो फर्जी किसी भी कागज़ की कोई वैल्यू नहीं होती है। एक 2013 के बॉम्बे हाई कोर्ट के एक फैसले को बार बार बताया जा रहा है, जिसके आधार पर कहा जा रहा है कि पासपोर्ट भारतीय नागरिकता का प्रमाण नहीं है, लेकिन उस केस के तथ्य अलग हैं। उस केस के तथ्य ये हैं कि दो भारतीय नागरिक थे जिन्होंने अपनी नागरिकता को त्याग दिया और उसके बाद उनका देश में जब भारत में बच्चा हुआ तो उस बच्चे के माता पिता दोनों विदेशी थे, इसलिए उन्हें उसके बच्चे को भारत की नागरिकता और भारत का पासपोर्ट नहीं मिल सकता था। लेकिन उन्होंने गलत तरीके से मिस रिप्रेजेंटेशन दे करके और बच्चे को पासपोर्ट ले लिया और उसको बाद में रद्द कर दिया गया। उसमें कहा गया कि आप भारतीय नागरिक थे, लेकिन जब बच्चा पैदा हुआ तो नागरिक नहीं थे, इसलिए 2004 के बाद के जो नियम हैं उसके अनुसार बच्चे को भारत का नागरिक नहीं माना जा सकता है। और वो फैसला ये बात साबित करता है कि सिर्फ भारत के नागरिकों को ही पासपोर्ट दिया जा सकता है। और नागरिकता के बारे में संविधान में जो 3-4 तरीके से प्रावधान हैं कि जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, गृह मंत्रालय के आदेश के अनुसार पर, प्राकृतिक तरीके से या किन किन तरीक़ों से नागरिकता को लिया जा सकता है, तो उनके आधार पर भारत की नागरिकता दी जा सकती है। जी, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 और सिटीजनशिप एक्ट 1955 नागरिकता को कैसे परिभाषित करते हैं? देखिए, नागरिकता को परिभाषित करने के जो 3 मैंने बताया कि फेजेज़ हैं कि 1950 से लेकर के 87 तक, 87 से लेकर 2004 तक और 2004 के बाद के अभी तक में। तो उसमें यह है कि जो लोग 1987 से पहले पैदा हुए हैं उनकी भारतीय नागरिकता में किसी तरीके का कोई संदेह नहीं है। और उसके बाद जो लोग पैदा हुए हैं उसमें ये ज़रूरी है कि पैदा होने वाले व्यक्ति के माता पिता में से एक व्यक्ति भारत का नागरिक हो। अब उस नागरिकता को साबित करने के लिए कई तरीके के प्रमाण बनते हैं। वो प्रमाण होते हैं कि सबसे पहले बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, वो बर्थ सर्टिफिकेट म्यूनिसिपल अथॉरिटीज इशू करती हैं। उसके बाद फिर कई तरीके से भारत में नागरिकता को साबित किया जा सकता है, वंश के आधार पर या दूसरे आधार पर, कि कोई अगर यहाँ पे भूस्वामी हो, कितने दिनों से उसके पास प्रॉपर्टी है, या सरकारी सेवाओं का या पेंशन का लाभ ले रहा हो, या कोई उसके पास जो विभिन्न तरीके की योजनाएं हैं, स्वास्थ्य कार्ड है या कृषि कार्ड है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि अगर कोई व्यक्ति भारत में रहता है, भारत का नागरिक है, उसका नाम वोटर लिस्ट में है, उसके नाम से पासपोर्ट है और उसकी नागरिकता में कोई संदेह है, तो सरकार या सरकारी एजेंसियों को साबित करना पड़ेगा कि वो भारत का नागरिक नहीं है। क्योंकि ये यहाँ पर जिनका नाम भी वोटर लिस्ट में है तो उनकी नागरिकता को ख़त्म करना कानूनी और संवैधानिक दृष्टि से बहुत ही मुश्किल बात है। क्योंकि हम अगर बोलेंगे कि ये भारत के नागरिक नहीं हैं तो उन्हें कहीं पर भी उन्हें अवैध हमको प्रवासी का दर्जा देना पड़ेगा। और अवैध प्रवासी के लिए जो भारत में अनेक तरीके के प्रावधान हैं, और उसके बाद अवैध प्रवासियों को भारत से बाहर भेजने की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया बड़ी ही मुश्किल। और सुप्रीम कोर्ट के अभी नए फैसले के बाद अगर कोई व्यक्ति नागरिक नहीं है
और भारत में रह रहा है तो उसे हम बाहर कैसे भेजें, ये एक बड़ा संवैधानिक और प्रशासनिक सवाल है। जी। भारत में नागरिकता प्राप्त करने के कौन कौन से तरीके हैं? ये कि जैसे जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, जो प्राकृतिकीकरण के अनुसार या जो गृह मंत्रालय उसके अनुसार नागरिकता भारत की ली जा सकती है। विदेशी लोग भी भारत की नागरिकता को ले सकते हैं। जी। नागरिकता जैसे संवेदनशील विषय पर कानून और राजनीतिक विमर्श के बीच अंतर कैसे समझा जाए? देखिए, कानूनी स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है कि भारत का नागरिक ही वोटर बन सकता है, भारत का नागरिक ही चुनाव लड़ सकता है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, विधायक, सांसद बन सकता है और भारत के नागरिक को संविधान के तहत अनेक फंडामेंटल अधिकार हासिल हैं। और जो भारत का नागरिक नहीं है तो उसे विदेशी पासपोर्ट रखना होगा, और या फिर अगर वो अवैध प्रवासी है या अवैध उसने यहाँ पर भारत में प्रवेश किया है तो उसको फिर बाहर भेजने की प्रक्रिया होगी। लेकिन जब हम इसको बात करते हैं कि भारत में कौन व्यक्ति नागरिक है और किन व्यक्तियों को नागरिकता दी जा सकती है, तो इस पर बीच में एक CAA का कानून आया था जिसमें यह था कि पड़ोसी देशों से जिन लोगों को धार्मिक आधार पर उत्पीड़न किया जा रहा है तो उनको भारत की नागरिकता दी जा सकती है। लेकिन हम जब संख्या को देखेंगे, 3 प्रकार की संख्या को अगर हम देखें, पहली कि कितने लोगों को पिछले 2 सालों में या पिछले कई दशकों में भारत से बाहर भेजा गया, ये संख्या देखना ज़रूरी है। दूसरी बात ये देखना ज़रूरी है कि विदेशों से आए कितने लोगों को भारतीय नागरिकता दी गई। और तीसरी बात ये समझना ज़रूरी है कि SIR की जो प्रक्रिया हो रही है, चुनाव आयोग ने शुरुआती दौर पर बोला था कि 11 जो दस्तावेज हैं उसमें पासपोर्ट नागरिकता का अहम दस्तावेज है। और अब जो पश्चिम बंगाल में लगभग 32 लाख लोग अब संदिग्ध श्रेणी में आ गए हैं और उनके मुकदमे चल रहे हैं, उन मुकदमों को निपटाने में कई दशक लग जाएंगे। तो क्या हम नागरिकता के प्रमाण के बारे में, और वो नागरिकता का जो सवाल किया जा रहा है निश्चित तौर पर किसी न किसी वजह से, 2 वजहों से किया जा रहा है। पहला एक राजनीतिक कारणों से, और दूसरा कि नागरिकता का सवाल या वोटर लिस्ट का सवाल जब आता है तो निचले लेवल तक एक ध्रुवीकरण होता है, उससे हो सकता है कि राजनीतिक दलों को फ़ायदा हो सकता है। लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि हम इंटरनेशनल रैंकिंग में, पासपोर्ट की रैंकिंग में हमारी रैंकिंग 125वीं है। तो हम अगर अपनी ही पासपोर्ट के वैलिडिटी को, अगर हम अपने ही पासपोर्ट को, एक किसी ने बोला कि भारत का पासपोर्ट विदेशों में नागरिकता का प्रमाण है, जो चीज़ विदेशों में नागरिकता का प्रमाण है वो भारत में नागरिकता का प्रमाण क्यों नहीं है? और अगर कानून में ये नहीं लिखा है कि यह नागरिकता का प्रमाण है, ये ट्रेवल डॉक्यूमेंट है, तो सिर्फ कुतर्क के आधार पर उसको नागरिकता के दस्तावेज के तौर पर संदिग्ध मानने से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे जो प्रवासी हैं या हम जो टूरिस्ट के तौर पर जाते हैं तो हमारी एक इंटरनेशनल रैंकिंग, हमारी साख खराब होती है। और इमिग्रेशन से लेकर हर जगह पर हमको संदेह की निगाह से देखा जा सकता है। तो मुझे लग रहा है कि राजनीतिक तरीके से ध्रुवीकरण के लिए पासपोर्ट या नागरिकता के सवाल को खड़ा करना, ये एक संवैधानिक जो हमारी स्थिति है, संवैधानिक जो हमारा ढांचा है, उसके साथ एक खिलवाड़ है। जी, आपने आधार कार्ड के बारे में अभी पहले भी जिक्र किया, तो आधार कार्ड तो आज लगभग हर भारतीय के पास है, फिर भी इसे नागरिकता का प्रमाण आखिर क्यों नहीं माना जाता है? नहीं, देखिए, आधार कार्ड में तो क्या था कि आधार कार्ड पहले तो बगैर किसी कानून के UPA सरकार के समय में लागू हो गया आधार कार्ड। उसके बाद जब NDA की सरकार आई तो चूँकि आधार को एक DBT का एक माध्यम माना गया बेनिफिट ट्रांसफ़र के लिए, और हमारा जो पूरा UPI सिस्टम है या जनधन खाते हैं, तो आधार को जल्दबाजी में लागू किया गया। और आधार में 3 दिक्कतें थीं। पहली दिक्कत ये थी कि कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था कि सिर्फ नागरिकों को देना है। दूसरा, आधार जारी करने में निजी एजेंसियों की मदद ली गई और निजी एजेंसियों ने इसको जारी किया, और क्योंकि जो नागरिकता देने का काम है सार्वभौमिक काम है। और तीसरी, आधार में सबसे बड़ी जो दिक्कत है कि आधार में जो पता है या जो सारे विवरण हैं उनका कोई वेरिफिकेशन नहीं किया जाता था। लोग जाते थे, उनका आधार कार्ड बन जाता था, और फर्जी आधार कार्ड बनने के भी बहुत सारे मामले आए। और आधार कार्ड के बारे में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हैं जिसमें बोला गया है कि आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है। और अभी जब SIR में भी जब इस विषय पर बात आई तो पश्चिम बंगाल के और बिहार के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जब अभी मई में जब फैसला दिया, उसमें उन्होंने स्पष्ट तौर पे बोला कि आधार एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हो सकता है, लेकिन आधार नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है। जी,
वोटर आईडी के आधार पर लोग चुनाव में मतदान करते हैं, फिर नागरिकता के प्रश्न पर अलग कानूनी स्थिति क्यों बन जाती है? नहीं, ये कानूनी स्थिति तो बिल्कुल स्पष्ट है कि जिस व्यक्ति का नाम भी वोटर लिस्ट में है, अनुच्छेद 326 संविधान के अनुसार लोगों को वोट देने का अधिकार है। और 18 साल से सारे दो ही क्वालिफिकेशन हैं, पहला कि 18 साल से ऊपर का व्यक्ति और दूसरा भारत का नागरिक। और अगर ये दोनों क्वालिफिकेशन कोई पूरा करता है तो उसका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए। 97 करोड़ लोगों का नाम वोटर लिस्ट में है। और जिस तरीके से भारत में गरीबी, अशिक्षा और बेघर लोगों की स्थिति है, उसमें लोग हो सकता है कि अपनी नागरिकता को कागजी तौर पर प्रूव नहीं करना चाहें, कर पाएँ, लेकिन इसकी वजह से जिन लोगों का नाम वोटर लिस्ट में है या फिर सरकार के पास स्पष्ट तौर पर ये प्रमाण हों कि, क्योंकि वोटर लिस्ट में 3 तरीके की विसंगतियां हैं। पहला, लोगों के नाम पते गलत लिखे हैं जिनको ठीक करने की ज़रूरत है, वो संदिग्ध नहीं है। दूसरा, एक आदमी का नाम 2 जगह पे वोटर लिस्ट में या प्रवासी लोगों का नाम वोटर लिस्ट में कहीं और पे है, उसको ठीक करने की ज़रूरत है। और तीसरा, गैर कानूनी तरीके से फर्जीवाड़ा करके लोगों ने अपना नाम वोटर लिस्ट में शामिल कर लिया है, तो वो लोग 10% नहीं हैं, वो लोग कम हैं। तो गेहूं के साथ घुन नहीं पिसना चाहिए। तो जो लोग वोटर लिस्ट में अवैध तरीके से, संदिग्ध तरीके से आए हैं, उनका एआई के माध्यम से उन लोगों की जांच करनी चाहिए और उन लोगों की ही सिर्फ उनको अपने कागज़ देने के लिए उनको विवश करना चाहिए। लेकिन कुछ 97 करोड़ लोगों का नाम वोटर लिस्ट में है और उसमें से 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ लोग संदिग्ध हैं। लेकिन उन 1 करोड़ संदिग्ध लोगों के चक्कर में बकाया 96 करोड़ लोगों के साथ एक खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। और जो हमारे शिक्षक हैं, प्रशासन हैं और सारे लोग हैं, वो लोग पूरे टाइम एसआईआर में लगे हुए हैं। तो मुझे लग रहा है कि इससे हमारी जो विकसित भारत की यात्रा है वो कमज़ोर होती है। जी, एनआरसी, एनपीआर और सेंसस को लेकर आम जनता के मन में काफ़ी भ्रम है। कृपया सरल भाषा में इन तीनों का अंतर को समझाएं। देखिए, एनपीआर एक नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर था जो कई सरकारों के समय में पिछले 3 दशकों से इस बारे में बात हो रही है, लेकिन वो एनपीआर अभी तक क्रियान्वित नहीं हुआ है। एनआरसी, जो लोग भारत के नागरिक हैं उनका एक रजिस्टर बनाया जाए। और इस बारे में, एनआरसी के बारे में बहुत सारे विवाद हुए और सरकार ने बाद में बोला चूँकि ये एक टेढ़ी खीर है इसको लागू करना, तो उसके बाद सरकार ने बोला कि एनआरसी अभी लागू हम नहीं कर रहे हैं। और तीसरा, सेंसस हर 10 साल में होती है और पिछले अंग्रेज़ों के समय से 10 साल से हो रही है। और सेंसस 2021 में होनी थी लेकिन कोरोना की वजह से नहीं हो पाई और सेंसस का काम अब चालू हो गया है। और सेंसस की 2 महत्व हैं। पहला कि सेंसस में आंकड़ों के अनुसार भारत की योजनाओं का निर्धारण होता है। और दूसरा, इसके हिसाब से डिलिमिटेशन होता है कि सांसदों की, विधायकों की सीटों का एक किस तरीके से एक निर्धारण होगा जनसंख्या के आधार पर। और 25 साल पहले एक संविधान में संशोधन करके डिलिमिटेशन को 2026 तक आगे बढ़ाया गया था। और पिछली बार 1971 में डिलिमिटेशन हुआ था और अब डिलिमिटेशन सेंसस के आधार पर होगा। डिलिमिटेशन करने में दक्षिण भारत के लोगों में काफ़ी आक्रोश है, तो उस आक्रोश को निपटने के लिए महिला आरक्षण के माध्यम से 1/3 सीटों को बढ़ा करके लोकसभा में एक डिलिमिटेशन को पिछले दरवाजे से करने की कोशिश हो रही है। तो सेंसस, एनआरसी और एनपीआर में सिर्फ एनआरसी ही भारतीय नागरिकता का अधिकृत प्रमाण हो सकता है, लेकिन एनआरसी आज की तारीख में उसको इन्फोर्स नहीं किया जा रहा है। जी, आने वाले वर्षों में डिजिटल गवर्नेंस और ऑनलाइन रिकॉर्ड बढ़ रहे हैं। क्या नागरिकता से जुड़े रिकॉर्ड भी पूरी तरह डिजिटल होने चाहिए? नहीं, नागरिकता से जुड़े हुए सारे रिकॉर्ड पूरी तरह से डिजिटल पहले से ही हैं। जितने भी दस्तावेज हैं तो वो सारे दस्तावेज, चाहे हमारी वोटर लिस्ट हो, वो डिजिटल हैं पूरी तरीके से। हमारे जो पासपोर्ट हैं वो पासपोर्ट पूरी तरीके से डिजिटल हैं। पैन कार्ड भी पूरी तरीके से डिजिटल हैं और ये सारी बातें आधार के साथ जुड़ गई हैं। तो इसीलिए इन सारे जो हमारे डिजिटल डॉक्यूमेंट्स हैं, इनको एआई के माध्यम से अगर हम उनकी स्क्रूटनी करें तो मुझे लग रहा है कि नागरिकता का मुद्दा और अवैध लोगों का नाम वोटर लिस्ट का मुद्दा, उसको हम सुलझा सकते हैं। और इस बात को फिर से समझने की ज़रूरत है कि वोटर लिस्ट में फर्जी तरीके से नाम हो सकते हैं। सीमावर्ती क्षेत्रों में नेता लोग अपने चुनावी लाभ के लिए फर्जी तरीके से वोटर लिस्ट में विदेशियों को, घुसपैठियों को नाम डाल सकते हैं। इसलिए वोटर लिस्ट की बड़ी सख्ती से तहकीकात करने की ज़रूरत है। लेकिन पासपोर्ट
केंद्र सरकार की तरफ से जांच पड़ताल के बाद, पुलिस की रिपोर्ट के बाद बनता है। इसलिए पासपोर्ट की वैधता और पासपोर्ट के एक क्योंकि हमारी सार्वभौमिकता को दर्शाता है, उस पर डाउट नहीं करना चाहिए। जी, अगर आम भारतीय व्यक्ति की नागरिकता पर सवाल उठता है तो कानून उसे क्या अधिकार देता है? देखिए, कानून डेटा सुरक्षा के बारे में सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों ने पुट्टास्वामी मामले में 2017 ने जजमेंट दिया था और आज़ाद भारत का सबसे बड़ा जजमेंट है, क्योंकि केशवानंद भारती का जजमेंट 13 जजों की पीठ में दिया था, लेकिन 7 जजों ने मेजॉरिटी में दिया था। तो ये जो 9 जजों का जो जजमेंट है, सर्वसम्मत से उन्होंने प्राइवेसी को, निजता के अधिकार को मान्यता दिया। और 2017 के बाद कई चरणों में, कई बिलों के बाद 2023 में संसद ने DPDP कानून पारित किया और उसके बाद 2025 में उसके नियम नोटिफाई किए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के 9 साल बाद भी आज भी भारत में कोई डेटा सुरक्षा कानून नहीं है और भारत में लोगों का जो आधार का डेटा है या दूसरी तरीके का डेटा है, वो कई बार डार्क वेब में लीक होने की बात आती है सरकारी डेटा की सुरक्षा के लिए। और बहुत सारे ऐसे स्टोरीज आ रही हैं कि किस तरीके से सरकार का डेटा आउटसोर्स हो रहा है और शुरुआत में आधार कार्ड भी आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से बनाया गया था। इसलिए डेटा सुरक्षा और लोगों की निजता की सुरक्षा एक बड़ा सवाल है, जिसके बारे में भारत में पर्याप्त कानूनी सुरक्षा का अभाव है। जी, अगर आप आम भारतीय परिवार को सलाह दें तो कौन कौन से दस्तावेज एकदम संभाल कर रखने चाहिए उन्हें? नहीं, जितने भी दस्तावेज हैं, सारे दस्तावेजों को संभाल के रखने की आवश्यकता हो, चाहे बर्थ सर्टिफिकेट हो, चाहे एजुकेशनल सर्टिफिकेट हो, चाहे सरकारी नौकरी का सर्टिफिकेट हो या पेंशन का सर्टिफिकेट हो या हेल्थ कार्ड हो या वोटर लिस्ट का जो वोटर कार्ड है या पासपोर्ट है, तो ड्राइविंग लाइसेंस है। तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन सबको सुरक्षित रखने से अच्छा होता है और ये लोगों को एक साहस भी देता है और कभी भविष्य में कोई भी स्क्रूटनी हो तो उन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर लोग अपनी नागरिकता को, लोग अपने निवास को, लोग अपनी आइडेंटिटी को प्रमाणित कर सकते हैं। जी, कानून का मूल सिद्धांत है इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, लेकिन सिटीजनशिप के मामले में क्या हम इसका उल्टा कर रहे हैं? क्या हम ये मानकर चल रहे हैं कि हर व्यक्ति नागरिक नहीं है जब तक वह खुद की अपनी नागरिकता साबित ना कर दे? देखिए, इसका जवाब मैंने पहले दिया था और मैंने संजीव सान्याल जी के स्टेटमेंट को बताया था कि भारत में अगर 9 करोड़ लोगों के पास अगर पासपोर्ट है, उनमें से हो सकता है कि कुछ 100, 200, 500, 1000 पासपोर्ट फर्जी हों। हो सकता है कि 2-4 लोगों ने गैर नागरिकों ने ले लिया हो, लेकिन उन 0.0001% की वजह से बाकी 9 करोड़ लोगों को अपने नागरिकता को दोबारा साबित करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। इसी तरीके से वोटर कार्ड में मैंने बताया कि 3 तरह की विसंगतियाँ हैं। 2 तरह की विसंगतियों को सरकार को खुद ठीक करना चाहिए और तीसरी विसंगति जहाँ पर टारगेटेड अटैक होना चाहिए कि जो लोग घुसपैठिए हों, जिन लोगों ने फर्जी तरीके से कागज़ बनाए हों, उनको दंड देना चाहिए। लेकिन उनको दंडित देने के चक्कर में जो जेन्युइन लोग हैं उनको बेवजह परेशान नहीं करना चाहिए। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद। आपने काफ़ी बारीक जानकारियाँ हमारे दर्शकों को दी हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।